शुरू करें मैम। आज हम बात करेंगे हेड इंजरी। मेरा टॉपिक आज है हेड इंजरी। हेड इंजरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि आजकल जो मुख्य कारण होता है, जो हमारे एडल्टहुड के जो हमारे बच्चे होते हैं, वो उनकी मौत का मुख्य कारण आजकल हेड इंजरी होता जा रहा है। और उन्हें हेड इंजरी से बचने के लिए हमें तुरंत कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए और उनके जो रिक्वायरमेंट है उनको हमें पूरा करना चाहिए, क्योंकि वो उनका हेड इंजर्ड हुआ है। और जब हेड इंजर्ड हुआ है तो वो थोड़े समय के लिए वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। इसलिए हमें उनको सर्वाइवल के चांस बढ़ाना चाहिए और उनका जो परमानेंट ब्रेन डैमेज है उसको हम मिनिमाइज करना चाहिए। ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि अब बच्चे जो हैं वो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, प्रोटेक्शन खुद नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका जो एक्सीडेंट हो रहा है या और भी कोई कारण हो रहा है, उसकी वजह से उनका ब्रेन डैमेज हो रहा है। इसी को ब्रेन इंजरी कहते हैं, हेड इंजरी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो ये कहा गया कि एनी इंजरी या ट्रामा स्कल और ब्रेन में हो तो उसे हम हेड इंजरी बोलते हैं। और इसे और ध्यान रखते हैं कि जो ब्रेन के कुछ पार्ट के बारे में बात करते हैं पहले। तो सबसे पहले ब्रेन का हमारा ये जो आउटर होता है इसे हम स्काल्प कहते हैं, स्काल्प। और इसके अंदर हमारा स्कल होता है। तो स्काल्प होता है, स्कल होता है, ड्यूरामेटर होता है, एरेक्नॉइड होता है, पियामेटर और ब्रेन, इतने से बन के हमारा हेड बनता है। तो जो हमारा ये जो लेयर को अगर आप सही याद रखेंगे तो अभी हम आपको पढ़ाएंगे, उससे आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बनाना चाहते हैं आप लोगों को। तो अब काजेस क्या होते हैं, क्या किस काज के कारण से आपको हेड इंजरी का चांस ज़्यादा बना रहता है। तो आज हम आप लोगों से ये शेयर करेंगे, ये आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको वो हो सकता है हेड इंजरी। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा आता है एक्सीडेंट। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जो हमारा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है उसमें क्या होता है, जो आजकल बच्चे युवा पीढ़ी हैं वो हेलमेट नहीं लगाना चाहते हैं। तो उनसे क्या होता है, वो उनका कभी भी एक्सीडेंट होता है तो उनका जो सर होता है वो डैमेज होता है पूरी तरह से। इसलिए प्रोटेक्शन के साथ कोच भी बाइक चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं तो सभी सीट बेल्ट, 4 व्हीलर के सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है और 2 व्हीलर के हेलमेट बहुत ज़रूरी होता है। और सेकंड पे आता है फॉल। अगर हम कहीं गिर जाते हैं, कोई ऊंची इमारत से अगर हम गिर जाते हैं तो हमें हेड इंजरी का चांस बना रहता है। और हमें थर्ड आता है गन शूट। अगर कोई हमें गोली मार दिया हो, हमारे ब्रेन में गोली लगी हो, तो हमारा हेड इंजरी का चांस ज़्यादा बना रहता है। तो ये हमारा हो गया नंबर 3 गन शूट। वार मतलब कहीं लड़ाई, कहीं युद्ध हो रहा है, वहाँ हम पहुँच गए तो उससे क्या होता है, वहाँ पहुँच जाएंगे तो उस लड़ाई में हम भी शामिल हो जाएंगे और उसी में कहीं लड़ाई होगी, मार होगी तो उसमें भी हमारा हेड डैमेज हो सकता है। और आते हैं स्पोर्ट के कारण भी हो सकते हैं। जैसे स्पोर्ट में हमारा क्रिकेट हो गया, और भी 2 होते हैं। जैसे अगर क्रिकेट है तो कभी कभी उसमें बैट्समैन गुस्सा हो जाते हैं तो बैट से ही मार देते हैं हेड पे, तो हेड इंजरी हो जाता है। इसलिए हमें हेड इंजरी का चांस हो जाता है। और आता है वायलेंस एंड एब्यूज़। अगर हम किसी को गाली गलौज, किसी झगड़ा कर रहे हैं, मार पिटैया कर रहे हैं, तो उसमें भी चांस होता है, क्योंकि जो दूसरा पर्सन है वो भी हमें मारेगा, हम भी उसे मारेंगे, हम गाली देंगे, वो गाली देगा, इसी में मार हो जाएगी। फिर इसी में कहीं आपका हेड इंजरी हो गया, उनका भी हो सकता है।
इसलिए ये भी कारण होता है हेड इंजरी का। अब आते हैं हम स्कल फ्रैक्चर। जो हमारा भी हमने आपको बताया कि स्काल्प के अंदर स्कल होता है। तो जो स्काल्प के अंदर स्कल होता है वो अगर फ्रैक्चर हो गया तो हमारा हेड इंजरी होगा। ये काजेज हो गए, ये कारण होते हैं हेड इंजरी के चांस का। अब आते हैं टाइप ऑफ हेड इंजरी। हेड इंजरी कितने टाइप के होते हैं? तो हेड इंजरी 3 प्रकार के होते हैं। ब्रेक के बाद करते हैं स्काल्प इंजरी, स्कल इंजरी एंड ब्रेन इंजरी। तो हम सभी को एक एक पॉइंट वाइज करते हुए पढ़ते आएंगे और आपको बताते चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्काल्प इंजरी। तो स्काल्प इंजरी किसे कहते हैं? स्काल्प इंजरी में हमारे जो हेड का केवल स्काल्प ही डैमेज होता है, स्कल और ब्रेन हमारा डैमेज नहीं होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं स्काल्प इंजरी। इसमें हमारा जो स्कल और ब्रेन होता है वो सेफ होता है, केवल स्काल्प पे ही हमें चोट लगती है। तो अभी हम अब बात करते हैं सेकंड स्कल इंजरी। स्कल इंजरी की बात करते हैं तो स्कल इंजरी में हमारा जो स्काल्प है, ये हमारा स्काल्प है और इसके अंदर स्कल है, वो दोनों डैमेज हो जाते हैं। और जो हमारा स्कल है वो फ्रैक्चर हो जाता है, या उसके जो स्कल के बोन होते हैं वो हमारे फ्रैक्चर में टूट जाते हैं। तो ये हमारा हो गया स्कल इंजरी। समझ में आया? आपको समझ में आया? आपको आया? ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रेन इंजरी के बारे में। तो ब्रेन इंजरी में क्या होता है कि हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। क्या होता है? ब्रेन और जो ब्रेन के स्ट्रक्चर होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं, और इनसे क्या होता है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस होता है वो परमानेंटली या टेम्पोररी लॉस हो जाता है, और जो हमारा ब्रेन का इम्पेयरमेंट होता है वो एकदम लॉस हो जाता है। तो ये हो गया हमारा ब्रेन इंजरी के बारे में। अब बात करते हैं ब्रेन इंजरी हमारा 3 प्रकार के होते हैं। तो जो ब्रेन इंजरी 3 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 में आता है कंट्यूजन और इंट्रा क्रेनियल हेमोरेज। तो ये 3 प्रकार के हो गए। अब हम बात करते हैं कंफ्यूजन के बारे में। किसी को पता है कंफ्यूजन क्या होता है? ठीक है, हम बता रहे हैं। कंफ्यूजन होता है ये एक हमारे ब्रेन का माइल्ड इंजरी होता है। ये सीवियर नहीं होता है, ये एक माइल्ड फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रेन और स्कल के बीच में फ्रिक्शन घर्षण होने लगता है। तो जो अगर कि हमारा ब्रेन और स्कल, जो भी मैंने आपको लेयर बताई हैं उसमें ब्रेन और स्कल के बीच में घर्षण होने लगता है, तो इसको हम कहते हैं कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन में जो कॉन्शियसनेस होता है वो कुछ मिनट के लिए लॉस हो जाता है, परमानेंट नहीं होता, क्योंकि कंफ्यूजन में कुछ समय के लिए होता है लॉस, उसके बाद में वो फिर से रीगेन कर लेता है। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? अब बात करते हैं हम कंफ्यूजन की। तो कंफ्यूजन होता है, ये एक सीवियर केस होता है ब्रेन इंजरी का। और ये कैसे होता है कि ये जो हमारा किसी गहरी चोट, ब्लंट इंजरी, किसी भी गहरी चोट के कारण जो इंजरी होती है उसे हम कंफ्यूजन कहते हैं। जैसे बात करते हैं कि अगर हम किसी इमारत के नीचे खड़े हैं और उनमें काम चल रहा हो, तो अगर वहाँ से कोई ईंट या पत्थर हमारे जो सर है इस पर गिरता है, टकराता है, तो उससे हमें गहरी चोट मिलती है। इसको कहते हैं ब्लंट इंजरी। तो जो ब्लंट इंजरी होता है इसमें जो हमारा ब्रेन पार्ट होता है वो स्वेलिंग कर जाता है, हमारे जो ब्लड वेसल होते हैं ये टूट जाते हैं, पूरी तरह से एकदम नष्ट हो जाते हैं, और जो हमारा नर्व होता है वो पूरी तरह डैमेज हो जाता है। और इसमें जो कॉन्शियसनेस होता है वो परमानेंट के लिए
बहुत ही लंबे समय के लिए लॉस हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं कंट्यूजन। अब आता है इंट्राक्रैनियल हेमरेज। इसमें क्या होता है कि जो हमारा रप्चर ऑफ ब्लड वेसल, जो हमारा ब्लड वेसल है वो रप्चर हो जाता है और स्किन के अंदर ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है। हमारा जो ब्लड वेसल है वो रप्चर होता है और हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगती है। इसी को हम कहते हैं इंट्राक्रैनियल हेमरेज। अब बात करते हैं हीमेटोमा के बारे में। तो हीमेटोमा क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ ब्लड इनसाइड द स्किन। जो हमारी स्किन के अंदर जो ब्लड का कलेक्शन हो रहा है, इसी को हम हीमेटोमा कहते हैं। अब हीमेटोमा 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है सबड्यूरल, एपिड्यूरल और इंट्रापैरेन्काइमल हीमेटोमा। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, सबड्यूरल, एपिड्यूरल और इंट्रापैरेन्काइमल हीमेटोमा। हम बात करते हैं 1 बाय 1। तो बात करते हैं सबड्यूरल हीमेटोमा क्या होता है। तो सबड्यूरल हीमेटोमा वो होता है जो हमारा ब्रेन और ड्यूरामेटर के जो बीच में वहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट होने लगता है। हमारा ब्रेन और ड्यूरामेटर के बीच में ब्लड एक्यूमुलेशन होने लगता है, उसको कहते हैं सबड्यूरल हीमेटोमा। अब सेकंड बात करते हैं हम एपिड्यूरल हीमेटोमा। एपिड्यूरल क्या मतलब है कि हमारा जो स्कल है ऊपर चाहिए, स्कल से और ड्यूरामेटर के बीच में जो स्पेस है उसमें ब्लड का कलेक्शन होने लगता है। हमारा स्कल और ड्यूरामेटर के बीच में जो ब्लड कलेक्शन होता है उसको कहते हैं हम एपिड्यूरल हीमेटोमा। अब बात करते हैं इंट्रापैरेन्काइमल हीमेटोमा। इंट्रापैरेन्काइमल हीमेटोमा से कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन टिश्यू है, हमारा जो ब्रेन टिश्यू है उसके अंदर ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको कहते हैं इंट्रापैरेन्काइमल हीमेटोमा। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। क्या क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं ब्रेन इंजरी का। तो सबसे पहले होता है डिस्टर्ब इन कॉन्शियसनेस। जो हमारा कॉन्शियसनेस होता है वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, हम कॉन्शियस नहीं रह पाते हैं। हमारा ब्रेन ही डैमेज हो गया है, ब्रेन में ही सारा ब्रेन मुख्य पार्ट होता है, सोचने समझने शक्ति उसी में होती है, वो भी वही डैमेज हो गया तो हम कॉन्शियस कैसे रह पाएंगे। फिर आता है हमारा जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाता है और हमें हेडेक, हमारा सिर दर्द बहुत ही ज़्यादा, ब्रेन में चोट लगी है तो ऑब्वियसली बात है कि ब्रेन दर्द करेगा ही, ब्रेन में हेडेक होगा ही और हम डिसओरिएंटेशन हो जाएंगे। डिसओरिएंटेशन का मतलब है कि हम कोई भी चीज़ को पहचान नहीं पाएंगे, कोई भी हमें क्वेश्चन पूछ रहा है हम उसको नहीं बता पाएंगे। जैसे कोई पूछ रहा है कि दिन है या रात है, कितने बज रहे हैं, आप कहाँ हो, आपके साथ में कौन आया है, आपके पापा क्या नाम है, घर का क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, तो ये नहीं बता पाएगा, इसी को डिसओरिएंटेशन कहते हैं। अब आते हैं रेस्टलेसनेस। इसका मतलब होता है बेचैनी होता है, बेचैनी, पेशेंट को बेचैनी होने लगती है। और आते हैं नाउजिया एंड वोमिटिंग। नाउजिया, आपको लगेगा कि हमें जगह जी मितली हो रही है तो उसको कहते हैं हम नाउजिया और वोमिटिंग। उल्टी भी हो सकती है। तो और हमारा सेंसरी, विजुअल और जो हेयरिंग है वो भी इम्पेयरमेंट हो सकता है। सेंसरी क्या, अब सेंस शायद हमारे ब्रेन में ही है तो ब्रेन डैमेज हो गया, हमारा स्कल फ्रैक्चर हो गया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। विजुअल, हेड में ही हमारे आई पार्ट होते हैं तो जब हेड डैमेज होगा तो आँख भी डैमेज हो सकती है, इसलिए हम विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है। और हम बात करते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट कैसा हो सकता है कि अगर हमारे ब्रेन में चोट लगी हुई है तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे जो ईयर ड्रम है शायद वही डिस्टर्ब हो जाए, इलियम, इशियम प्यूबिस,
ये डैमेज हो जाए तो ये कारण होता है हेड इंजरी। साइन सिम्टम होते हैं और होते हैं ट्रेकीकार्डिया एंड ट्रेकीपीनिया। ट्रेकीकार्डिया का मतलब होता है कि हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, 100 से ऊपर हो जाता है। और ट्रेकीपीनिया का मतलब है हमारा जो रेस्पिरेशन रेट है वो 24 से एबव हो जाता है, वो ट्रेकीपीनिया। और एल्टर स्लीप पैटर्न, जो हमारा स्लीप पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें हेड में चोट लगी है और हमारा ब्रेन ही आदेश देता है कि आप कब सोइए कब उठिए। ये मेमोरी होता है, वो उसको रिपीट करता है हमारा ब्रेन ही। तो ये बहुत ही वो बात होती है, इसलिए हमारा जो स्लीप का पैटर्न है वो भी चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस। पेशेंट से हम क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो नंबर तो पहले हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट का हम पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्ट करने का मतलब है कि पहले उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन डाटा लेंगे, वो कहाँ से आया है, क्या करता है, उसको कौन सी बीमारी है, पहले कोई बीमारी थी या नहीं थी, कब आया है, वो कोई क्रोनिक डिजीज तो नहीं था, कब उसकी चीफ कंप्लेंट क्या है, आज कोई ऑपरेशन हुआ है, और जो पहले कभी 2-3 साल 5 साल 10 साल पहले कोई सर्जरी हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में हम आइडेंटिफाई डाटा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे, जैसे हम हेड टू टू करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, तो हमें जैसे हम ऊपर से देख लिया कि हमारा ब्रेन इस पेशेंट का ब्रेन डैमेज है, लेकिन हमें हो सकता है उसको कहीं और भी चोट लगी हो। तो फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है उसको हम हेड टू टू करते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि हमें ये तो दिख रहा है कि उसके ब्रेन में इंजरी हुआ है, लेकिन अदर जो बॉडी पार्ट है शायद उसमें भी कोई डिफेक्ट हो, कहीं चोट हो, तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन से पता करेंगे कि उसको कोई चोट है या नहीं है। ठीक, अब सीटी स्कैन कराएंगे हम। सीटी स्कैन और एमआरआई ब्रेन का करवाएंगे तो उसमें देखेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, और फिर एंजियोग्राफी करवाएंगे। एंजियोग्राफी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल को विजुलाइज करके उसमें देखेंगे कि ब्लड वेसल रप्चर तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है, हम देखेंगे, एंजियोग्राफी करवाएंगे। फिर आते हैं उसके मैनेजमेंट के बारे में, कैसे हम उसको, हेड इंजरी तो हो गया, अब हम मैनेज कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें 3 मैनेजमेंट आते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कोई पेशेंट इंजरी हो गया है तो उसको हम सबसे पहले इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम उसको एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, जिससे जो इन्फेक्शन का चांस है वो कम हो सके। और जैसे हमारा कोई ड्रग लीजिए, क्लिंडामाइसिन है, सल्फोनामाइड है, ये होते हैं एंटीबायोटिक दवा, ये हम देते हैं। और हम स्टेरॉइड दवा भी देते हैं, जैसे कोई दवा हो गई जैसे डेक्सामेथासोन होता है, ये क्या करता है, जो हमारा एडिमा होता है, स्वेलिंग होता है, उसको ये कम कर देता है, तो हम देंगे ये डेक्सामेथासोन। फिर क्या करेंगे, फिर हम देंगे उसको मैनिटॉल ड्रग देंगे, जो उसका आईसीपी बढ़ गया है एक्सीडेंट के बाद में, फॉल के बाद में कहीं गिर गया है, वो चोट लगी, उसका ब्रेन डैमेज हो गया है, तो हम मैनिटॉल देंगे जिससे उसका आईसीपी डिक्रीज कर जाए। और फिर हम देंगे उसको न्यूट्रिशन देंगे, जिससे उसका जो हीलिंग प्रोसेस है, न्यूट्रिशन देने से उसका हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है और वो जल्दी रिकवर करने लगता है। और अगर सीवियर कंडीशन है तो हम उसको वेंटिलेटर भी प्रदान करेंगे, क्योंकि सीवियर कंडीशन में पेशेंट वैसे ही हेड इंजरी से परेशान है, वो आएगा, पता नहीं
वो सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए हम सीवियर कंडीशन में उसको हम वेंटिलेटर देंगे। अब आता है कि हम उसको ये देंगे हो गया। अब हम उसको एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक मेडिसिन भी देंगे। तो जो एनाल्जेसिक होता है वो होता है पेन के लिए, और जो एंटीबायोटिक होता है वो होता है फीवर के लिए। तो हमें एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं उसके पेन और फीवर को रिड्यूस करने के लिए। अब बात करते हैं कि अगर मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है, मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दवाइयों से काम नहीं चल रहा है, तो हमें सर्जरी करना पड़ता है। तो हमें सर्जिकल मैनेजमेंट को अपनाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्यों देते हैं, जैसे किसी को हेमेटोमा हो गया, किसी भी एरिया में किसी भी कैविटी में ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको निकालने के लिए कहीं पर अगर ब्लड के क्लॉट बन रहे हैं, एक्सीडेंट के बाद ब्रेन में क्लॉट भी बन जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए सर्जरी ज़रूरी होता है। और जो होता है, कहीं मान लीजिए कि सुचरिंग करना हो, कहीं हमारे स्काल्प यहाँ से यहाँ डैमेज हो गया, फट गया, तो उसको सुचरिंग करने के लिए हमें सर्जिकल मैनेजमेंट का उपयोग करना चाहिए। अब आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है कि बात करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि एसेस द क्लाइंट कंडीशन। सबसे पहले हम जो क्लाइंट होते हैं, पेशेंट के होते हैं, उनकी जो हम कंडीशन होती है उसको एसेस करते हैं। एसेस क्यों करते हैं कि देखेंगे कि सीवियर केस है या माइल्ड केस है या मॉडरेट केस है, उसके अनुसार उसको हम थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा होता है वाइटल साइन। वाइटल साइन हम बहुत ज़रूरी है कि चेक करेंगे, क्योंकि और जो सीवियर पेशेंट होते हैं उनका 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में हमारा वाइटल साइन लेते रहना चाहिए, जिससे उनकी कंडीशन का पता लग सके। और जो क्लाइंट का मेंटल स्टेटस है वो भी चेक करेंगे, पेशेंट से बात करेंगे, पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं है। अगर वो माइल्ड होगा या मॉडरेट होगा तो वो उसका मेंटल ठीक होगा, उसे पूछेंगे वो बता पाएगा। लेकिन जो बहुत सीवियर केस है तो वो नहीं बता पाएगा, तो वो चेक करेंगे उसकी मेंटल स्टेटस को। और फिर हम करेंगे उसको प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। कंफर्टेबल पोजीशन क्यों देते हैं, क्योंकि हमारे पेशेंट इंजरी से परेशान है, उसको हम ऐसा पोजीशन देंगे जिससे उसको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। तो हम कंफर्टेबल पोजीशन देंगे उसको। उसका जो बेड होता है, बेड को हम 30 डिग्री एलिवेट करके रखेंगे। अब 30 डिग्री एलिवेट क्यों करते हैं, 30 डिग्री एलिवेट इसलिए करते हैं कि उसका जो ICP बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो उसका इंक्रीज हो गया है, वो रिड्यूस हो सके। तो इसलिए हम उसको कंफर्ट 30 डिग्री उसका बेड जो है एलिवेट कर देंगे, और उसका जो ICP वो डिक्रीज हो जाएगा। अब वो नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। उसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे कि जैसे पेशेंट वैसे ही रेस्टलेसनेस है, घबराहट है उसको, तो उसको हम ये समझाएंगे कि ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपका देखभाल फैमिली वाले भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, डॉक्टर भी कर रहे हैं, दवाइयाँ भी चल रही हैं। तो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए, जिससे कि पेशेंट थोड़ा जल्दी कवर करने लगे। फिर आते हैं इसमें हम कि प्रिवेंशन, हेड इंजरी होने से पहले हम कैसे प्रिवेंट करें कि हमें हेड इंजरी ना हो। तो ऐसे कर सकते हैं, पहले तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से बचना चाहिए। बताया आपको कि आपको हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। और ऐसे जगह पे ना जाएं जहाँ उचित ना हो। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है और बिना मतलब कोई बात का ही नहीं हो रहा है, फालतू में झगड़े हो रहे हैं, वहाँ पे ना जाएं। और भी प्रिवेंट हो सकते हैं,
जैसे कहीं भी आप सुरक्षा जाइए, अपनी जो है सेहत को भी सही रखिए। और ऐसे हम ना जाए जहाँ पे कोई झगड़ा बवाल ये सब होता रहता है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल ना जाएं। तो ये होगा ट्रीटमेंट। अब हम